दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में आज से हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों पर आधारित समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत जीएस पॉइंटर पर आधारित वीडियो की श्रृंखला। इसमें हम जीएस पॉइंटर के सभी भागों पर वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह श्रृंखला विशेष रूप से आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर रिवीजन के लिए तैयार की गई है। चूँकि सभी परीक्षाओं में स्टैटिक जीएस और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि जब आप कहीं यात्रा में हों या फिर किसी ऐसे कार्य में लगे हैं जिसमें बुक से पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो इसे ईयरफोन या हेडफोन के माध्यम से आप सुनकर इसे रिवाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो सामान्य अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित है। संपूर्ण आधुनिक भारत को हम दो भागों में कवर करेंगे। आज प्रस्तुत है इसका पहला भाग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो का पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा। वास्को डिगामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? तो सही उत्तर है 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। अगला देखते हैं, वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। अब आइए सुमेलन का क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। समुद्री यात्री और उससे संबंधित देश। वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान जो था वो हॉलैंड का निवासी था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया था। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया? तो ये उत्तर है पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सी थी? तो ये थी हुगली। हुगली फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है? पांडिचेरी के संबंध में सही कथन है दोस्तों, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो पुर्तगालियों ने पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये इसका उत्तर है पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता का संस्थापक जाब चारनाक था दोस्तों। जाब चारनाक इसने कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन ये है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये सभी कथन सही हैं यूरोपीय शक्तियों के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाली लोग कौन थे? ज्वाइंट
ज्वाइंट कैपिटल वेंचर या ज्वाइंट कैपिटल कंपनी आरंभ करने वाले लोग भारत के साथ व्यापार के संबंध में डच लोग थे, जिन्होंने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, सही कथन आपको खोजना है। तो डचों के संबंध में सही कथन है दोस्तों, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था? डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई ऑप्शन हैं इसके, देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी मॉडल में प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उन्हें अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये सभी कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी, याद रखिएगा, लीवेंट कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था और लीवेंट एक ब्रिटिश कंपनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर जो था वो उस समय भारत का बादशाह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत का बादशाह या भारत में अकबर का शासन था। अगला प्रश्न, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वो है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उत्तर है सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट वह अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वाले के स्थान पर हराया था। अगला प्रश्न, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई पुर्तगालियों का था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वो गवर्नर जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निकाला गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो उत्तर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। सुमेलन करना है दोस्तों, सही सुमेलन करना है आपको। प्रथम कर्नाटक युद्ध से दोस्तों एक्स ला चैपल संधि का अंत हो गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था उससे एक्स ला चैपल संधि का अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि का अंत हुआ था। इसका तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध जो था उसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। तो ये सुमेलन का जो था उसमें आपने देख लिया, प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक्स ला चैपल संधि का अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था।
तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वो था डुप्ले। डुप्ले पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो ये सूरत में। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो लुई 14वें का शासनकाल था फ्रांस में, उस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है, काल्बर्ट। काल्बर्ट है, इसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? बंगाल में डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो ये था चिंसुरा में। बंगाल में डचों ने चिंसुरा में अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्योंकि इसका कारण ये था कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति जो संतुलन था उसे स्थापित नहीं कर पाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत पहला ही क्वेश्चन होता है भारत में यूरोपियों का आगमन में। ये पहला ही क्वेश्चन होता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम कौन सा था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरे स्थान पर डच, फिर अंग्रेज आए और फिर सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजों के बाद डेन आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी। अगर जो ऑप्शन आता है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी में, तो क्रम ये होगा, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। सुमेलन करना है दोस्तों। पांडिचेरी फ्रेंच लोगों का क्षेत्र था, गोवा पुर्तगालियों का, ट्रावनकोर में डेनिश या डेन लोग थे, मद्रास डच। तो पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर ये डेनिश या डेन लोग थे, और मद्रास जो था, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, सद्रास ये डच का था। अगला प्रश्न है, यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? यूरोपीय लोगों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, और सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे बाद में फ्रांसीसी व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। अगला प्रश्न, वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, इसी से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ये भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, और इसने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है आपके पास, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्लासी का मैदान कहाँ पर स्थित है?
प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो प्लासी का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, तो ये था मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का वो नवाब था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्लासी का युद्ध था वहाँ से अंग्रेजों के प्रभुत्व का प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये कौन सा युद्ध था जो सबसे निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो ये बक्सर का युद्ध था। इसने अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों मीर जाफर था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? तो बक्सर के युद्ध को इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो वही मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए थे, तो वो गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये तिथि थी दोस्तों 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो वो जनजाति थी खासी। दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो युद्ध आपको दे देगा, ये 18वें शतक में पूछ रहा है, यानी 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है दोस्तों अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। वांडीवास युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, इसका निर्णय क्या हुआ था या इसका परिणाम क्या हुआ था? तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रेंचों को हरा दिया था। वांडीवास का युद्ध जो 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच को या फ्रांसीसियों को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलन से संबंधित है, सुमेलित सही सुमेलन करना है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बक्सर का युद्ध था मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। चिलियावाला का युद्ध जो था वो डलहौजी के विरुद्ध सिखों का युद्ध था और खुर्दा का युद्ध जो था वो निजाम के विरुद्ध मराठों का युद्ध था। तो सही सुमेलन करना है, युद्ध और किसके किसके बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच,
चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों का और खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों का युद्ध था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। अब आइए देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में। दोस्तों, रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा सम्मिलित था? तो रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। श्रीनगर भी इनके राज्य में शामिल था। रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? तो महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। मुगल सम्राट शाह शुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है? महाराजा रणजीत सिंह का है। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह किसके उत्तराधिकारी थे? तो खड़क सिंह के उत्तराधिकारी थे महाराजा रणजीत सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही नहीं है, सही कथन है, उसको आपको देखना है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था और वह कभी रूस नहीं गए थे। में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन ये है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद बनी थी। तो उस 3 की परिषद के सदस्य कौन कौन थे? तो उसमें सदस्यों में थे सर हेनरी लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। ये लोग पंजाब के विलय के बाद, पंजाब का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद, काउंसिल ऑफ 3 की परिषद बनी थी, जिसके सदस्य थे सर हेनरी लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1766 से 1769 के बीच लड़ा गया था, कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली। हैदर अली को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत मिली थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, सर आयरकूट। सर आयरकूट वो ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में अत्याधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, वो टीपू सुल्तान था। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ? पोलीपुर में। पोलीपुर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। सुमेलित करना है दोस्तों, सही सुमेलन देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण दोस्तों सरधना मेरठ में कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में कराया था। सही कथन कौन कौन से हैं?
तो पहला कथन है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये सभी कथन सही हैं। एक है सही कथन, कौन सा है दोस्तों? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। ये सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का कारण जो था, उसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। अब आइए देखते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह है सही कथन, आपको बताना है। सही कथन इनमें से जो हम बता रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सभी सही कथन हैं। अगर जो प्रश्न पूछा जाता है इस तरह का, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। और तीसरा है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत पर आधारित ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। तो ये सभी सही कथन हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन सा था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ या सेफ्टी वाल्व की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया था और किसने समाप्त किया गया? किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की थी। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधिबद्ध सिविल कोड यानी कॉवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो समाधि है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि। अगला प्रश्न, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो ये हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला आप जानते हैं सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम था। तो पहले स्थान पर हैदराबाद, दूसरे स्थान पर मैसूर, तीसरे स्थान पर अवध तथा चौथे स्थान पर सिंधिया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। लेकिन वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पूछा जाए तो आप बताएंगे हैदराबाद का निजाम। यानी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक, पहला शासक अवध का नवाब था, लेकिन वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वो हैदराबाद का निजाम था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर,
जोधपुर के राजपूत राज्य और मैसूर के शासक में सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार कर ली थी, जोधपुर के राजपूत राज्य ने भी तथा मैसूर के शासक ने भी स्वीकार कर ली थी सहायक संधि, लेकिन इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला प्रश्न, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, वो लॉर्ड वेलेस्ली था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, उस समय में भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अब आइए देखते हैं दोस्तों सुमेलन से संबंधित। हेक्टर मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में सेनापति था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? 1820 से 1827 ईस्वी तक सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसने कुप्रशासन का आरोप लगाकर मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठगों के दमन से कौन संबंधित था? ठगों के दमन से कौन संबंधित था? तो ये था ठगों के दमन से कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1829 ईस्वी में। बंगाल के दासों के निर्यात को कब रोक दिया गया था? तो 1789 ईस्वी में बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय क्यों हुआ था? तो डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुप्रशासन के आधार पर हुआ था और ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया गया था। अब देखते हैं एक प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी, सतारा का विलय 1848 ईस्वी, अवध का विलय 1856 ईस्वी और करौली का विलय 1855 ईस्वी। करौली राजस्थान में है। तो ये देखिए क्रम जो है, आपको क्रम से अगर देखना रहे तो सतारा का विलय 1848 ईस्वी, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी, करौली का विलय 1855 और अवध का विलय 1856 ईस्वी। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति आयोजित एवं क्रियान्वित की थी तो वो डलहौजी था। डलहौजी ने राज्य हड़प या विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान झांसी, संभलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सतारा, फिर दूसरे स्थान पर संभलपुर, तीसरे स्थान पर झांसी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर और उसके बाद झांसी का विलय अंग्रेजी शासन में किया गया था।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। सिंध पर ब्रिटिशों ने कब कब्जा किया था? 1843 ईस्वी। 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम। महत्वपूर्ण है दोस्तों, जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी था। 1853 में भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो मुंबई और ठाणे के मध्य प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था और भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का प्रमुख विस्तार हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण विभाग को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1857 के विद्रोह के बाद जो गवर्नर जनरल था उसका नाम वायसराय कर दिया गया था और जो शासन था यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटिश कानून में चला गया था। तो उस स्थिति में दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः कब स्थापित किया गया था? तो ये 1858 ईस्वी की महारानी की घोषणा के आधार पर अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी यानी दत्तक पुत्र को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? वर्ष 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड एलनबरो को है। सुमेलन करते हैं, सही सुमेलन। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत यानी लैप्स का सिद्धांत और लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन जिसके आधार पर सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 ईस्वी में। पेशवा जो मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग होता था, इसको 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। सर जॉन शोर की नीति दोस्तों निष्क्रियता की नीति कही जाती है। लॉर्ड एलनबरो इसने सिंध का विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अवध का विलय हुआ था और लॉर्ड वेलेजली जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसके शासनकाल में हुआ था। एक प्रश्न और है सुमेलन से संबंधित। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन इसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। तो
1837 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन, ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो वो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड लिटन, जिसने अफगानिस्तान के प्रति एक फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। अगला प्रश्न है, भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो सबसे दीर्घकाल तक भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो रहा था और लॉर्ड कर्जन दूसरा सबसे अधिक समय तक वायसराय रहने वाला वायसराय था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में किस वायसराय के समय में जो है वो सशक्त की गई थी? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में अस्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं सशक्त की गई थीं। इसी कारण लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित था इल्बर्ट बिल विवाद। अगला प्रश्न है, महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा अस्थायी शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण कब किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और अस्थायी शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में अभिगृहित किया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब आइए देखते हैं सुमेलन से संबंधित जो क्लाइव है। क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित है। बेंटिक ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर अंत लगाया था इसने। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन का जनक है और लॉर्ड कर्जन के समय काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था और भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कर्जन के शासनकाल की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम क्या है? तो लॉर्ड कर्जन है, दूसरे स्थान पर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूट डालो और शासन करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया था, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को अपने पक्ष में करने और कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा, रीडिंग यहूदी और लॉर्ड रीडिंग अलग नाम भी है। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। अब आइए देखते हैं सुमेलन से संबंधित। तो ये देखिए,
जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो देसी भाषाओं के निषेध के लिए प्रेस एक्ट लागू किया गया था लिटन पे। इल्बर्ट बिल रिपन के शासनकाल में। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के समय में लाई गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। एक प्रश्न और है सुमेलन से संबंधित। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, ये डलहौजी के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में द्वैध या दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव। और सामाजिक सुधार, ये विलियम बेंटिक के समय काल में हुए थे। सुमेलन करना है दोस्तों। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रयू ब्रान रैमजे, ये डलहौजी था। और भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन गिलबर्ट जॉन एलियट मरे, किनमांड मिंटो का अर्ल। और गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन, तो ये था आर्कीबाल्ड पर्सिबल बेवेल, बाईकाउंट और अर्ल बेवेल। अब आइए देखते हैं अगला, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। ये निधियां जो होम चार्जेज की संगठक थी वो क्या होती थी? तो ये होम चार्जेज की निधियां लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नीति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। होम चार्जेज नाम से संपत्ति दोहन की नीति क्या थी? तो ये लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी और इसके अलावा भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका क्या कारण था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारी उद्योगों का अभाव था, इसलिए भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसके समय में लागू किया गया था? इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में लागू हुआ था। और अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। चिरस्थाई बंदोबस्त, उसी को अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। तो इसको देखिए, प्रश्न थोड़ा सा अलग शब्द दे रहा है आपको। चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका क्या कारण था? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी जो कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था, इसके अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका प्रमुख कारण ये था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था।
अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का क्या कारण था? तो ये था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार था। कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब दिया गया था? तो ये वर्ष 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को अधिनियम द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं वो कौन सा था? तो टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला है दोस्तों, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की गई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था आप जानते हैं मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित था? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था। रैयतवाड़ी के संबंध में, जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था उसके संबंध में सही कथन देखिए। तो पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार को रैयत को पट्टे पर देती थी। सरकार रैयत को जमीन जो है वो पट्टे पर देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये सभी रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1839 ईस्वी में। याद रखिएगा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थियरी की सही परिभाषा क्या है? तो ये है अपवाह या ड्रेन सिद्धांत की सही परिभाषा है, ये है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन या आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, इन्होंने ही भारत से आर्थिक निष्कासन या आर्थिक दोहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास का सिद्धांत इसी को कहते हैं। तो निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी। भारत में उपनिवेश के आर्थिक आलोचक कौन थे? भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो प्रमुख विचारक जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण नाम दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के साथ जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। तो दोस्तों ये तीन महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक, उनके नाम हैं दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आरसी दत्त। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी राणा डे, सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत या ड्रेन थियरी में कौन विश्वास नहीं करता था? चार ऑप्शन हैं आपके पास, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी राणा डे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थियरी या निष्कासन सिद्धांत में किसे विश्वास नहीं था? तो वो है, सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को बाल गंगाधर तिलक और जो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थियरी में विश्वास नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त और एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास करते थे। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
महत्वपूर्ण पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन कौन सी थी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण देन ये है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों, 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, 1857 की क्रांति के जो चैप्टर है उसका सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे मुख्य और तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारतीयों को ये संदेह हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य और तात्कालिक कारण यही था। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे घटना दोस्तों बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही कहाँ पर थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान दोस्तों बहादुर शाह, जो सम्राट बहादुर शाह था, इसने साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी वो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो दोस्तों ये मेरठ की छावनी से आरंभ हुई थी 1857 की क्रांति। इस दृष्टि से ये यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन भी है कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ की छावनी से हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो ये पहली महत्वपूर्ण घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे, और ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन था? तो कमल और रोटी। महत्वपूर्ण है, कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कहाँ पर किया था? तो 4 ऑप्शन हैं। किस केंद्र पर 1857 के संग्राम के समय अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया था? उसमें है झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर। तो सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? महत्वपूर्ण है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है, और इनके बचपन का नाम मनु था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो अंग्रेजी सेना के जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 का जो विद्रोह था लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा
वो बेगम ऑफ हजरत अवध यानी बेगम हजरत महल उनका नाम था। ये अवध की बेगम थी और इनके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह लखनऊ में आगे बढ़ा था। वह महिला जिन्होंने 1857 की क्रांति का अवध क्षेत्र में नेतृत्व किया था, तो ये हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद में ये जो 1857 का अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? महत्वपूर्ण है। तो अवध से जो सिपाही थे 1857 के संघर्ष में सर्वाधिक सिपाही अवध से संबंधित थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का मुख्य सेनापति तात्या टोपे थे। तो दोस्तों, नाना साहब के मुख्य सेनापति या कमांडर इन चीफ तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में प्रमुख सेनापति माने जाते हैं। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां दोस्तों नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के संबंध में वह कौन था जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा जिसे बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को उनके एक मित्र द्वारा धोखा दिया गया था और उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर मार दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह कहाँ से संबंधित थे? तो 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक कुंवर सिंह का संबंध बिहार राज्य से था। अगला प्रश्न, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये 1857 में विद्रोह के नेता थे बिहार में। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त को असम में 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कौन सा था? तो ये था जगदीशपुर, जो बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार यानी जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके पास, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन नहीं था? तो जयपुर जो था वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जबकि अजमेर, नीमच और आउवा ये सब 1857 की क्रांति में राजस्थान में प्रमुख केंद्र रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं आपके, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने, क्योंकि ये ऑप्शन जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद
और राम प्रसाद बिस्मिल, इनका कालक्रम 1857 के काफ़ी बाद आता है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि थे जो राष्ट्रीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको उपाधि दी गई थी, ये भी काफ़ी बाद में हुए थे। अगला प्रश्न है मौलवी अजीमुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 का विद्रोह देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास दोस्तों आगरा में था। और अगला प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये है भगत सिंह। भगत सिंह 1857 में नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी में थे और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1857 में बेगम हजरत महल, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में कौन संबंधित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से जो संबंधित महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी हैं वो बेगम हजरत महल हैं, कुंवर सिंह हैं और मौलवी अहमदुल्ला हैं। उधम सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन सा था? तो ये ग्वालियर का सिंधिया राजवंश जो था इसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या किया था? तो भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा था, यानी मध्यम शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में कोई विशेष रोल नहीं निभाया था। अगला प्रश्न है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, साहूकारों और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जबकि खेतिहर मजदूर, कृषक ने इसमें भाग लिया था। खेतिहर मजदूर और कृषकों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके पास, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो ये था चित्तौड़। चित्तौड़ 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था, न ही इसका केंद्र था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये सब 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र थे और क्रांति के प्रमुख केंद्र भी थे। अगला प्रश्न है, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग कौन सा था? तो ये था मुंगेर। मुंगेर 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित है दोस्तों, 1857 का विद्रोह और क्रांतिकारी और उससे संबंधित स्थानों से सुमेलित करना है आपको। तो देखिए, बख्त खां, जनरल बख्त खां ये दिल्ली से संबंधित हैं, मौलवी अहमदुल्ला ये अवध क्षेत्र से, कुंवर सिंह आरा यानी बिहार से और नाना साहब का संबंध कानपुर से है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के। बख्त खां का संबंध दिल्ली से है, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध अवध से है, कुंवर सिंह का संबंध आरा से और नाना साहब का कानपुर से है। सुमेलन से संबंधित एक और प्रश्न है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 का सुमेलन करना है। पहली सूची में क्रांतिकारियों के नाम हैं और दूसरी सूची में उनसे संबंधित स्थान हैं। नाना साहब का संबंध कानपुर से था,
नवाब हामिद अली खां, देखिए महत्वपूर्ण है, नवाब हामिद अली खां का 1857 ईस्वी में जो संबंध है वो दिल्ली से है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से संबंधित हैं और दीवान मनी राम दत्त ये असम से संबंधित हैं। असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दीवान मनी राम दत्त ने किया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो जॉन बेनेट हैरसे। जॉन बेनेट हैरसे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, जहां पर मंगल पांडे की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्काउंट पामर्स्टन। विस्काउंट पामर्स्टन याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा था? तो विद्रोह का जो 1857 का विद्रोह था उसकी असफलता का कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये विद्रोह जो था ये असफल रहा था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था? तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें असफलता के कारण किसी एक निश्चित संगठन की कमी थी, नेतृत्व की कमी थी। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। साथ ही भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ये सभी कारण 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे क्योंकि वहां पर स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनरल वान निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो वो थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। कथन और कारण से संबंधित है प्रश्न दोस्तों। कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासकों उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? तो ये हैं विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन को बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। और अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान।
सैयद अहमद खान भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण कथन है 1857 की क्रांति से संबंधित। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय है न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? तो आरसी मजूमदार ने कहा था 1857 की क्रांति के संबंध में कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में सही धारणा क्या है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। 1857 की क्रांति से भारत में ईस्ट इंडिया शासन प्रणाली का अंत हो गया था और उसके स्थान पर जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था और वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वो कौन सा आश्वासन था? तो वो आश्वासन था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। यानी साम्राज्ञी विक्टोरिया ने जब 1858 में भारत की साम्राज्ञी के रूप में पद ग्रहण किया तो उसने कई आश्वासन दिए थे, जिसमें ब्रिटिश शासन ने जो पूरा किया था वो था कि भारतीय रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1858 का प्रमुख उद्देश्य था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से कौन संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से कौन संबंधित है? तो ये पील आयोग है। दोस्तों, पील आयोग का संबंध 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का पुनर्गठन से संबंधित था, जिसमें यूरोपियों की तुलना में भारतीयों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई थी। अगला प्रश्न जो है वो है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन प्रमुख रूप से किन प्रांतों से किया था? तो वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। महत्वपूर्ण है, 1857 की विद्रोह में जो प्रमुख रूप से जो सैनिकों ने भाग लिया था वो अवध क्षेत्र के संबंधित थे। तो बाद में विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने सिपाहियों का चयन प्रमुख रूप से गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद जो इसके आगे वाले चैप्टर हैं उसको हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो ऐसे आपके लिए जो मैं बता दूं, इसकी उपादेयता तब है, आप इसको ऐसे देखिए मत, लेकिन इसको ऑडियो रूप में आप इसको ईयरफोन या हेडफोन के माध्यम से सुन सकते हैं और ये आपके रिवीजन के लिए, आगामी परीक्षाओं के रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे हम इस वीडियो को, इस जो श्रृंखला है ये हमारी, इसको कंटिन्यू करेंगे और जब तक ये जो समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत जो जीएस पॉइंटर हैं उनके करीब करीब हम सभी पार्ट्स को कवर इसमें करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।